एफबीआई एजेंट कार्ल श्लाफ जब कोलोराडो की एंगलवुड जेल में कैदी स्कॉट ली किम्बल से मिले तो उन्हें उम्मीद थी कि वह कुछ अच्छा बताएगा, और ऐसा ही हुआ। किम्बल ने श्लाफ को हत्या की साजिश और उसके खुलासे के बारे में बताया, जिसे उसका सेलमेट कर रहा था। किम्बल के पास और जानकारी थी और वो जल्दी ही एफबीआई का मुखबिर बनने को तैयार हो गया। श्लाफ को इसमें कोई गलती नहीं लगी। किम्बल धोखाधड़ी के आरोप में जेल में था, लेकिन हिंसक अपराध नहीं किया। उसने कहा कि अब वह सही रास्ता अपनाएगा। श्लाफ के लिए यह एक शानदार मौका लग रहा था, लेकिन फिर सब कुछ गलत हो गया। 2003 और 2004 में किम्बल ने 4 लोगों की हत्या कर दी। उसे 2009 में 70 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन स्कॉट ली किम्बल कौन था, और यह सीरियल कातिल एफबीआई का मुखबिर कैसे बन गया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम स्कॉट ली किम्बल, एक सीरियल किलर और एफबीआई मुखबिर के मामले की जांच और कई सवालों की पड़ताल करेंगे। इक्कीस सितंबर 1966 को बोल्डर, कोलोराडो में जन्मे स्कॉट ली किम्बल बार्ब और वर्जिल किम्बल के 2 बच्चों में सबसे बड़े थे। 1976 में जब किम्बल 10 साल के थे, उनकी मां बार्ब को एक महिला के लिए भावनाएं महसूस हुईं, जिससे उनके माता-पिता का तलाक हो गया। उनके पिता वर्जिल राज्य से बाहर चले गए और फिर दोबारा शादी की। किम्बल अपने माता-पिता की शादी टूटने से बहुत आहत हुए और इसका असर उनके बिगड़ते व्यवहार पर पड़ा। माता-पिता के अलग होने की घोषणा के कुछ हफ्ते बाद पड़ोसियों ने बताया कि वह खिड़की से बंदूक चला रहे हैं और घरों पर गोली चला रहे हैं, जिससे पुलिस बुलानी पड़ी। किम्बल ने किसी तरह अपने पिता की एक बंदूक हासिल कर ली थी। उस दिन रिपोर्ट पर पहुंचे अधिकारी ने बाद में कहा, मुझे पता था कि वह मुश्किल पैदा करेगा। अलगाव के बाद किम्बल और उनके छोटे भाई ब्रेट ने लाफायट के स्काईलार्क मोबाइल होम पार्क में दादी के घर पर ज्यादा वक्त बिताया। यही किम्बल की मुलाकात थियोडोर पेटन से हुई, जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। पेटन किम्बल पर बहुत ध्यान देते थे। वह उसे मजेदार तोहफे देते, किम्बल से बात करते समय पूरा ध्यान रखते और बाद में उसे नेदरलैंड्स बार्कर रिजर्वायर के पास अपने कैबिन लंबी ड्राइव पर ले जाते थे। वे घंटों बातें करते, वीडियो गेम खेलते और मजे करते थे। लेकिन 10 साल के किम्बल को पेटन की असली मंशा समझ नहीं आई। एक दिन किम्बल नहा रहा था। पेटन ने पूछा क्या उसे पीठ तक पहुंचने में मदद चाहिए और कहा कि वह उसे मालिश देना चाहता है। इस मुलाकात के दौरान किसी समय पेटन ने एक अश्लील पत्रिका उठा ली और उसे देखने लगा और आखिरकार किम्बल के सामने हस्तमैथुन करने लगा। उसने 10 साल के बच्चे से उसे छूने के लिए कहा और वहां से चीजें और आगे बढ़ गईं। शुरुआत में पेटन किम्बल उसकी नग्न तस्वीरें लेता था, फिर बच्चे को बांधकर उसका यौन शोषण करने और इसे रिकॉर्ड करने लगा। किशोरावस्था में किम्बल को शराब मिलाकर संतरे का जूस दिया जाता था और पेटन उसके साथ अजीब तरह का ट्रुथ या डेयर खेलता था। उसने किम्बल को किसी को न बताने की चेतावनी दी और कहा कि बताने पर वह उसके पिता को मार डालेगा। 1981 में ब्रेट और किम्बल अपने पिता के साथ हैमिल्टन मोंटाना चले गए, लेकिन किम्बल सप्ताहांत में बोल्डर, कोलोराडो जाता था और पेटन उसका शोषण करता रहता था। मोंटाना में किम्बल ने सेंटोरस हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन 1 महीने बाद स्कूल छोड़ दिया। किम्बल के एक सहपाठी ने बाद में याद किया, वह लोकप्रिय बच्चों में से नहीं था, वह काफी शांत था। यह स्पष्ट नहीं कि पेटन ने किम्बल के साथ दुर्व्यवहार कब तक किया, लेकिन पेटन का शिकार और अपमानजनक व्यवहार 1989 में सामने आया, जब किम्बल 23 वर्ष का था। पश्चिमी मोंटाना में शिकार यात्रा के दौरान किम्बल ने अपनी जान लेने की कोशिश की। वो अपने मोटेल के कमरे में अपनी पेशानी पर राइफल की नली टिकाकर खड़ा हुआ और ट्रिगर दबा दिया। गोलियां किम्बल की खोपड़ी से टकरा गईं,
लेकिन गोली के पीछे की धमक से उसकी पेशानी में एक छेद हो गया, जो बाद में एक साफ दिखने वाला निशान छोड़ गया। 23 वर्षीय किम्बल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वह कई दिनों तक गंभीर हालत में रहा। उसके चचेरे भाई ने कहा, इस अनुभव के बाद वह पूरी तरह बदल गया। उसकी अंतरात्मा खो गई थी, वह पहले जैसा नहीं रहा। आत्महत्या के प्रयास के बाद किम्बल और अन्य शोषित लड़कों ने पेटन की शिकायत बोल्डर पुलिस से की। पेटन को गिरफ्तार किया गया और 1991 में उसे बच्चे के साथ यौन शोषण के 6 मामलों में दोषी ठहराया गया और 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसे केवल 5 साल बाद 1996 में रिहा किया गया और वो फिर नेदरलैंड्स कोलोराडो लौट आया। कानून के अनुसार सेक्स अपराधी के रूप में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होने के बावजूद पेटन ने ऐसा नहीं किया, जब तक कि कुछ चिंतित माता पिता को इसकी जानकारी नहीं हुई और उन्होंने इसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया। 1992 में किम्बल ने अपने अनुभवों पर एक पत्र बोल्डर जिला न्यायाधीश को भेजा, जो पेटन की सजा में कमी पर विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा, टेड पेटन ने मेरा सामान्य और मासूम बचपन छीन लिया। टेड पेटन की स्वार्थी और यौन इच्छाओं ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया। उन्होंने टेड पेटन पर आरोप लगाया कि उसने अपराधों की जिम्मेदारी या पछतावा नहीं दिखाया और कहा कि उसकी वजह से मुझे और परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2010 में पेटन से उसके दुर्व्यवहार पर पूछने पर उसने सिर्फ कहा, वो बहुत समय पहले की बात है। 2017 में उनकी मृत्यु उनके घर पर 81 वर्ष की आयु में हुई थी। किम्बल की पूर्व प्रेमिका डेनिस पियर्स ने पुलिस को बताया कि वो अपनी मां को दुर्व्यवहार के लिए दोषी मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि मां ने ही उसे उस व्यक्ति के पास भेजा। इससे उसमें मां के प्रति गहरा गुस्सा आया। किम्बल ने कहा कि उस घटना ने उसे एक पुरुष के रूप में शर्मिंदा किया। बार्ब ने जांचकर्ताओं से कहा कि शुरू में उसे पेटन के साथ कुछ गलत नहीं लगा। 1980 में बेटे से पूछने पर उसने दुर्व्यवहार से इनकार किया। युवावस्था तक किम्बल का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा हो गया। 1988 में उसे पहली बार अपराधी ठहराया गया, जब उसने होटलों में नकली चेक दिए थे। इसी समय के आसपास उस पर मोंटाना में अवैध शिकार आउटफिटिंग व्यवसाय चलाने का भी आरोप लगा, जिसमें वो बिना अनुमति के लोगों को जंगली जानवरों जैसे एल्क और भालू का शिकार करने में मदद करता था। और मोंटाना के मिसूला काउंटी में एक बार चेक पास करने का भी आरोप लगा। ब्रूमफील्ड कोलोराडो में उसे 2 घरों में घुसकर कई चीजें चुराने का दोषी पाया गया, जिनमें एक फिशिंग पोल, 2 राइफल और एक शॉटगन शामिल थे, और इन चोरियों के लिए भी उस पर आरोप लगाए गए। किम्बल के अपराध गैर हिंसक थे और वह अक्सर जेल से बच जाता था, लेकिन जब वो आजाद था तो वो अक्सर अपने कंधे के ऊपर से उन कई लोगों को देखने की कोशिश करता था जिन्हें उसने पैसे के लिए धोखा दिया था। जून 1993 में किम्बल ने लारिसा मिनिया से शादी की और ये जोड़ा स्पोकेन, वॉशिंगटन चला गया। किम्बल की इससे पहले भी एक बार थोड़े समय के लिए शादी हो चुकी थी, लेकिन उस शादी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके और लारिसा के पहले बेटे का जन्म 1993 में हुआ था और दूसरे बेटे का जन्म 1996 में हुआ था। शादी से 2 बच्चे हुए, पर किम्बल की धोखेबाजी और छल कपट की आदतें नहीं बदलीं। वह जल्द ही लकड़ी के व्यापार में जुट गए और कई तरह की ठगी करने लगे, जिसमें लारिसा के डेंटिस्ट, उनकी चर्च के बिशप्स व कई स्थानीय लोग शामिल थे। 1996 में इस जोड़े ने दिवालियापन और 1 साल बाद तलाक के लिए अर्जी दी। लारिसा ने किम्बल की धोखाधड़ी को वजह बताया और कहा, हर दूसरे हफ्ते हमारे पोर्च पर कोई प्रोसेस सर्वर कागजात देने आता था। उसके पास हमेशा बहाने होते थे। गलती कभी उसकी नहीं मानी। वो कहती थीं कि शादी में वो सेक्स वर्कर्स ढूंढता था। हालांकि उनके तलाक के बावजूद ये जोड़ा कई सालों तक रिश्ते में बना रहा। 1999 तक सब ठीक था, लेकिन उसी साल लरीसा ने पुलिस को बताया कि किम्बल ने बंदूक की नोक पर उसका बलात्कार किया, जिससे हालात और बिगड़ गए। वहीं दूसरी ओर जब अधिकारियों ने किम्बल से इस बारे में पूछा तो उसने तर्क दिया कि उसकी पूर्व पत्नी ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि वो बच्चों की पूरी कस्टडी पाना चाहती है। फिर लरीसा पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल हुई और पुलिस ने आरोप दर्ज नहीं किए। ये फैसला आंशिक रूप से इसलिए भी लिया गया क्योंकि घटना के बाद भी दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाए रखे थे, जिससे अभियोजकों को मामला जटिल लगा। यहां से किम्बल की स्थिति नहीं सुधरी। स्पोकन अधिकारियों ने उस पर चेक जालसाजी के 3 मामलों की जांच शुरू की। 2000 में धोखाधड़ी के बाद प्रोबेशन उल्लंघन पर उसे
मोंटाना की जेल भेजा गया। 1 साल बाद उसे हाफवे हाउस भेजा गया, पर 1 महीने में ही वो भाग गया। जब वह पेट्रोल पंप पर अकेले कैशियर के रूप में काम कर रहा था, उसने काउंटर से $600 से ज्यादा चुरा लिए और एक ट्रक भी चुरा लिया। लारिसा ने आरोप लगाया कि फरार रहते हुए वो वॉशिंगटन लौटा, उसके घर में घुसा, उसे अगवा किया और बलात्कार किया। स्पोकेन पुलिस ने फिर से उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकाला। किम्बल अलास्का गया और वहां कुछ समय छोटे भाई बनकर रहा। वो दूसरी महिला से सगाई कर अपनी धोखाधड़ी जारी रखता रहा। नकली चेक लिखने पर जल्द गिरफ्तार हो गया। अधिकारियों ने किम्बल को उसकी मंगेतर संग होटल में पकड़ा और मौके से $11,000 से ज्यादा 100 के नोट बरामद किए। जल्द ही उसे दोषी ठहरा दिया गया। अगस्त 2002 में एफबीआई एजेंट कार्ल श्लाफ और एक सहयोगी को कोलोराडो के जेफरसन काउंटी की एंगलवुड जेल में किम्बल से मिलने भेजा गया। सभी के अनुसार श्लाफ काफी अनुभवी थे। उन्होंने डेनवर में 10 साल तक छोटे ड्रग मामलों पर काम किया, फिर संगठित अपराध और बाद में हिंसक अपराध दस्ते में भेजे गए। अनुभव के कारण वो अपने सौंपे गए काम से खुश नहीं थे। उन्हें लगा ऐसी मीटिंग्स अनुभवी एजेंट्स के लिए नहीं होती। एंगलवुड में श्लाफ ने 36 वर्षीय किम्बल से मुलाकात की और सुना कि किम्बल के सेलमेट स्टीव एनिस ने विनी की हत्या के लिए किसी को किराए पर रखने की बात की थी। गवाह उसकी एक्सटेसी वितरण रिंग के खिलाफ गवाही देने वाले थे, जिसके बाद किम्बल ने एफबीआई का मुखबिर बनने की पेशकश की। यह पहली बार नहीं था जब किम्बल ने साथी कैदियों की मुखबिरी की। 2001 में अलास्का में गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया, जहां उन्होंने एफबीआई को बताया कि उनके सेलमेट अर्नोल्ड फ्लावर्स ने संघीय जज, अभियोजक और कई गवाहों की हत्या करवाने की बात कही थी। फ्लावर्स और उसकी गर्लफ्रेंड पर 2002 में सुपारी हत्या, गवाहों से छेड़छाड़ और संघीय अधिकारियों की हत्या की कोशिश के आरोप थे। इसी समय किम्बल ने एफबीआई को बताया कि कैदी जर्माया जोन्स ने टॉम वेल्स की हत्या की डींग मारी थी। वेल्स एक असिस्टेंट यूएस अटर्नी थे, जिन्हें अक्टूबर 2001 में घर में मार दिया गया। अधिकारियों की जांच शुरू होते ही किम्बल को सुरक्षा हेतु कोलोराडो भेजा गया। एंगलवुड में किम्बल की श्लाफ से मुलाकात के बाद उन्हें फिर से मुखबिर बनाकर श्लाफ को हैंडलर बना दिया गया। आज किम्बल के प्रबंधन को मुखबिर के रूप में काफी आलोचना मिलती है, लेकिन 2002 में जांचकर्ता इतने गहराई से इतिहास नहीं जांचते थे। उस समय एफबीआई को उन आरोपों की जानकारी नहीं थी जो किम्बल की पूर्व पत्नी ने 1999 में उन पर लगाए थे, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उन पर कभी आरोप नहीं लगाया गया और संभवतः इसलिए भी क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां आपस में बहुत अच्छी तरह से संवाद नहीं करती थीं। 2001 में किम्बल द्वारा लारिसा के अपहरण और बलात्कार पर स्पोकेन पुलिस के आरोपों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। एफबीआई का मुखबिर बनने पर आरोप हटा दिए गए थे। जॉर्डन माइकल स्मिथ, जिन्होंने अटाविस्टा मैगजीन के लिए किम्बल पर लेख लिखा, ने कहा कि एफबीआई ने आरोप हटाने का अनुरोध नहीं किया था। किम्बल के पास हिंसक अपराध का रिकॉर्ड न होने से वो विश्वसनीय गवाह लगा। श्लाफ ने जल्दी ही योजना बनाई। किम्बल पेश करेगा कि वो जेल से छूटने पर स्टीव एनिस का हिटमैन बनेगा और एफबीआई तब एनिस पर हत्या का ऑर्डर देने का आरोप लगाएगी। 18 दिसंबर 2002 को किम्बल को बिना जमानत के $10,000 के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया, जब अधिकारियों ने एक जज को इसके लिए मना लिया। लुइस और क्लार्क काउंटी के अटॉर्नी, जो किम्बल पर चोरी और अलास्का भागने का मुकदमा चाहते थे, ने उसकी जेल से रिहाई पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा, मैं नाराज था कि ब्यूरो ने मेरी प्रत्यर्पण मांग को नजरअंदाज किया और मुझसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने उसे कोलोराडो की सड़कों पर छोड़ दिया। रिहाई के बाद किम्बल अपनी मां और उनकी साथी के साथ रहने चले गए, जो डेनवर में रह रहे थे। इसके बाद लारिसा कोलोराडो गईं ताकि उनके पूर्व पति बेटों से मिल सकें। हालांकि वो अब भी उनसे डरती थीं। गुजारा करने के लिए किम्बल ने मकान खरीद बेचना और रॉकी माउंटेन ऑल नेचर बीफ कंपनी नाम से ऑर्गेनिक मीट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू किया। उन्हें बॉब से 15,000 और भाई ब्रेट से $50,000 का निवेश मिला। मार्च 2003 में किम्बल ने अलास्का में धोखाधड़ी के आरोप स्वीकार किए, जो कोलोराडो जेल से रिहाई से पहले लगे थे। रिहाई की शर्त के तहत उन्हें डेनवर में अदालत में पेश होना और सजा का इंतजार करना था।
11 मार्च को वो सिएटल गए ताकि जरमाया जोन्स से मिल सकें, जिसने कथित तौर पर सहायक अमेरिकी अटॉर्नी टॉम विल्स की हत्या कबूल की थी। एफबीआई की योजना थी कि किम्बल हाल ही में जेल से रिहा जोन्स से आग्नेयास्त्र खरीदे और हत्या पर बातचीत करे। लेकिन एक गुमनाम स्रोत ने बाद में द अटविस्ट को बताया कि सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं था। किम्बल अधिकारियों के टॉकिंग पॉइंट्स का उपयोग नहीं कर पाए और जोन्स को किम्बल के बारे में जानकारी नहीं थी। एक आदमी जिसने मुश्किल से किम्बल के बारे में सुना था और कभी बात नहीं की, वो उसके सामने हाई प्रोफाइल हत्या का कबूलनामा क्यों करेगा? ये बात सिएटल के जांचकर्ताओं को कुछ अजीब लगी, जिन्होंने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि किम्बल ने ये सब खुद ही बना लिया है। उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिससे साबित हुआ कि वो जोन्स की हत्या के कबूलनामे पर झूठ बोल रहा था। फिर उसे कोलोराडो भेजा गया। बताया जाता है कि सिएटल एफबीआई एजेंट इस नतीजे से बेहद नाराज थे। एफबीआई के मुखबिर के रूप में अपने समय के दौरान किम्बल को $50,000 दिए गए थे। साथ ही एफबीआई ने उसकी मदद की थी ताकि वो ऐसे आरोपों का सामना करने से बच सके जिनके परिणाम और भी गंभीर हो सकते थे। सिर्फ चेक धोखाधड़ी के लिए उसे 10 साल जेल हो सकती थी। फिर उन्होंने श्लाफ को ईमेल कर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। श्लाफ गुस्सा हुआ, पर किम्बल पर नहीं। उसने एजेंट से कहा कि उसकी चिंताएं फोन पर साझा करनी चाहिए थीं, क्योंकि एफबीआई द्वारा ठग पर लिखी कोई भी बात जांच में आपराधिक बचाव वकील को दी जा सकती है। उसने कहा कि यह ईमेल किम्बल को गवाह के रूप में कमजोर कर सकता है और दोषी पर अपना भरोसा दोहराया। एक महीने बाद अप्रैल 2003 में श्लाफ किम्बल को स्टीव एनिस केस के तहत एक मीटिंग में ले गया। माइक्रोफोन लेकर किम्बल एप्पलबीज रेस्तरां में गया और जेसन प्राइस से अलास्का में कोकीन तस्करी पर 2 घंटे बात की। उन्होंने एनिस के खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों की चर्चा की, पर हत्या के आदेश का कोई जिक्र नहीं था। बातचीत से बहुत कम जानकारी मिलने के बावजूद श्लाफ ने दावा किया कि बैठक सफल रही। हालांकि थोड़ी ही देर बाद उन्होंने पाया कि उनकी जांच को रोक दिया गया है, क्योंकि किम्बल को सहयोगी गवाह के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के साथ सहयोग प्राप्त करने में परेशानी हो रही थी। एक और महीना बीता। श्लाफ ने किम्बल को हवाई अड्डे छोड़ा। वे अलास्का जाकर अर्नोल्ड फ्लावर्स के मुकदमे में सलाह देना चाहते थे, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अधिकारियों और गवाहों की हत्या का आदेश देने की कोशिश की थी। श्लाफ ने देखा कि कार में किम्बल परेशान और लगभग पागल लग रहा था। उसने एजेंट से पूछा कि क्या कुछ गलत है। संदेह बढ़ गया था। श्लाफ ने किम्बल को उतारा, ऑफिस लौटे और किम्बल पर कोई लंबित वारंट है या नहीं जांच की। स्पोकन में उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, लेकिन आरोप नहीं बताए गए। अलास्का से लौटकर श्लाफ ने गुस्से में किम्बल को गिरफ्तार कराया। गिरफ्तारी वारंट सिर्फ उसकी प्रोबेशन के मामूली उल्लंघन के लिए था। श्लाफ ने किम्बल को बताया कि अब उसे मुखबिर नहीं बनाया जाएगा। तभी किम्बल ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने सुना था कि जेसन प्राइस ने जेनिफर मार्कहम की हत्या कबूल की थी। दिसंबर 2002 में किम्बल ने 25 वर्षीय जेनिफर मार्कहम से मुलाकात की, जो स्टीव एनिस की गर्लफ्रेंड थी। इलिनॉय की जेनिफर हाई स्कूल छोड़ चुकी थी। उसकी एक शादी और तलाक हो चुका था और एक बेटा था। श्लाफ ने किम्बल को जेनिफर से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद किम्बल उससे अकेले मिलने लगा, बिना एफबीआई की अनुमति लिए। किम्बल ने युवती को अपनी सच्चाई नहीं बताई, बल्कि खुद को सिएटल की कॉफी शॉप चेन का मालिक बताया और उसे अपनी दुकान में नौकरी ऑफर की। यह सुनकर जेनिफर उत्साहित हुई। वह खुद और बेटे के लिए एक्सोटिक डांसिंग करती थी, लेकिन उसे यह पसंद नहीं था और वो कुछ और करना चाहती थी। आखिरकार किम्बल ने श्लाफ से जेनिफर के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति मांगी, हालांकि उसे मना कर दिया गया। जेनिफर इस मामले में एनिस के खिलाफ या तो एक संभावित संदिग्ध थी या फिर सबसे अच्छी स्थिति में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। बाद में श्लाफ ने कहा, मुझे लगा यह एक असामान्य अनुरोध था, लेकिन चूंकि किम्बल इससे पहले 14 महीने से हिरासत में था, इसलिए यह मासूम सा लगा। फरवरी 2003 में जेनिफर लापता हो गई। उसने एनिस को बताया था कि 17 तारीख को वो किम्बल के साथ डिनर पर जाएगी, लेकिन फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वह उसके प्रति समर्पित थी और हमेशा संपर्क करती थी, लेकिन उसकी कॉल सीधे वॉइसमेल पर जाती थी। उसने कई चिट्ठियां लिखीं,
पर जवाब नहीं मिला। FBI रिकॉर्ड्स के अनुसार किम्बल ने श्लाफ को बताया कि उसे जेनिफर से संपर्क हुआ। वो न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट लेकर गई थी, जहां उसने एक एक्सोटिक डांसर के रूप में काम जारी रखा और एस्कॉर्ट के तौर पर भी काम किया। हालांकि अप्रैल में उसने श्लाफ को बताया कि उसे जेनिफर के मरने की खबर मिली है। उसने और कोई जानकारी नहीं दी। बाद में श्लाफ को पता चला कि 18 तारीख को जेनिफर और किम्बल ने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया था। जेनिफर का फोन दोबारा नहीं चला, जबकि किम्बल का 3 दिन बाद चला। जेनिफर की गाड़ी 18 फरवरी को डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छोड़ दी गई थी और मार्च के अंत में छोड़ दी गई मानकर टो कर ली गई। जेनिफर को 2 पत्र भेजे गए थे, जिनमें उनसे एयरपोर्ट पार्किंग में गाड़ी छोड़ने के कारण बकाया शुल्क चुकाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी उन पत्रों का जवाब नहीं दिया। उसके बच्चे के पिता ने कहा कि उसके जाने के बाद उसने न मुलाकात की न संपर्क किया। मई 2003 में जब किम्बल ने श्लाफ को बताया कि प्राइस ने हत्या कबूल की है, तो एजेंट चौंक गया। किम्बल ने कहा कि प्राइस ने उसे अपनी बंधी और मुंह बंद तस्वीर दिखाई। फिर हत्या के बाद लाश को कार की डिक्की में रखकर राइफल कोलोराडो के नाले में फेंक दिया। प्राइस ने किम्बल से कहा कि जेनिफर के शरीर से ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकाल दे, ताकि सीरियल नंबर से उसकी पहचान न हो और जांचकर्ता उस तक न पहुंचे। किम्बल और प्राइस की बातचीत के बारे में श्लाफ के साथ साथ संघीय ड्रग प्रवर्तन एजेंट सुजेन हॉलिनन ने भी पूछताछ की, जो एनिस केस पर काम कर रही थीं। उन्हें किम्बल की बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि प्राइस ऐसा कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्राइस से ड्रग्स चोरी हुए थे, उसके साथ धोखा हुआ था, वह बिल्कुल हिंसक नहीं था। उन्हें समझ नहीं आया कि प्राइस जेनिफर को क्यों मारना चाहता। उन्होंने श्लाफ से कहा कि उन्हें किम्बल पर जेनिफर की गुमशुदगी का शक है, लेकिन हत्या का कारण नहीं बता सकीं। किम्बल ने पॉलीग्राफ टेस्ट पास किया था, जिससे उसकी निर्दोषता पर कुछ संतुष्टि मिली। तब पॉलीग्राफ टेस्ट को आज से ज्यादा विश्वसनीय माना जाता था। जेनिफर के माता-पिता 2004 में तब चिंतित हुए जब उन्हें पता चला कि उसकी कार एयरपोर्ट पर छोड़ दी गई थी। श्लाफ ने किम्बल से मिलवाया, जिसने बॉब को बताया कि जॉर्डन प्राइस ने जेनिफर की हत्या कर उसकी लाश की तस्वीरें लीं और अवशेष नाले में फेंके। उसने बॉब को लाश वाली जगह दिखाने की पेशकश की। उस रात वह जेनिफर की मां के होटल गया और कहा कि अगर वह अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दे, जिसमें उसे बांधने और संबंध बनाने की अनुमति हो, तो वह दिखाएगा कि हत्यारे ने उसकी बेटी के साथ क्या किया। जेनिफर की मां ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन वह और उनके पूर्व पति दोनों किम्बल और उनकी बेटी के रिश्ते को लेकर इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि वही हत्यारा था। जेनिफर मार्खम किम्बल की पहली शिकार नहीं थी। 2002 के अंत की ओर किम्बल ने 24 से संपर्क किया। 24 साल की लीन एमरी स्टीव हॉली की गर्लफ्रेंड थी, जो एंगलवुड जेल में बैंक डकैती के आरोप में बंद था। हॉली पहले भी जेल से भागने की कोशिश कर चुका था। किम्बल ने श्लाफ को बताया कि वह फिर से भागने की योजना बना रहा है, जिस पर श्लाफ ने अधिकारियों को बताया और हॉली को एकांतवास में डाल दिया गया। एकांतवास का मतलब था कि लीन हॉली से संपर्क नहीं कर सकती थी और इस दौरान उसकी मुलाकात किम्बल से हुई और वो उसके साथ समय बिताने लगी। उसने अपने कजिन को ईमेल में उस बड़े आदमी को खतरनाक बताया, लेकिन लिखा कि अगर आप उससे पंगा नहीं ले तो वो अच्छा दोस्त है। जनवरी 2003 में लीन ने अपने माता-पिता से गृहनगर में मिलकर मैक्सिको यात्रा के लिए कार पैक की। उसने बहन को फोन कर बताया कि अगर कुछ हो जाए तो वो उससे बहुत प्यार करती है। हालांकि लीन मैक्सिको नहीं गई। वह और किम्बल 1 हफ्ते तक 4 पश्चिमी राज्यों में घूमे और $15,000 के चेक चुरा लिए। 27 जनवरी को घर छोड़े 11 दिन बाद उसने माता-पिता को फोन कर बताया कि वो और रुक रही है, जबकि वो कोलोराडो में थी। लीन ने कजिन को फोन कर कहा कि अगर किम्बल को उनके बात करने का पता चला तो वो दोनों को मार देगा, वरना वो सुरक्षित है। हालांकि उसने अपनी लोकेशन नहीं बताई। उसने कहा कि वो कई भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के साथ है। 2 दिन बाद उसने ग्रैंड जंक्शन के होटल से चेकआउट किया और फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली। किम्बल ने दावा किया कि वे यूटा के बुक क्लिफ्स में ब्राइसन कैनियन गए और 24 वर्षीय को हाइकिंग के लिए बुलाया। उसने सहमति दी और कैनियन के अंत में किम्बल ने उसी नई खरीदी हैंडगन से उसके सिर में गोली मार दी। उसकी कार फरवरी की शुरुआत में यूटा के मोआब शहर में मिली,
जो ग्रैंड जंक्शन से 40 मील दूर है। अब तक उसके बॉयफ्रेंड हॉली उसकी खबर न मिलने से परेशान थे और उसके माता पिता को लिखा, जिन्होंने बताया कि वे भी उससे न मिले हैं और संपर्क नहीं हुआ। इसके बाद उसके माता पिता ने उसके क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड देखे और उसकी गतिविधियों का पता लगाया, जिससे उन्हें पता चला कि वह कभी मेक्सिको नहीं गई थी और 27 तारीख को कोलोराडो लौट आई थी। लियान की कजिन ने उनके ईमेल्स माता पिता को दिखाए, लेकिन लियान और हॉली दोनों ने किम्बल का नाम नहीं बताया, क्योंकि हॉली को डर था कि इससे परिवार को नुकसान हो सकता है। स्थानीय पुलिस केस लेने में हिचक रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था लियान अपनी मर्जी से गई है, जबकि परिवार को लगता था कि इसका कारण उसका पिछला रिकॉर्ड भी था। लियान तलाकशुदा माता पिता की संतान थी और उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। जेनिफर की तरह वो भी गुमशुदगी के समय एग्जॉटिक डांसर थी। परिवार को लगा कि पुलिस लियान की गुमशुदगी में रुचि नहीं ले रही थी, जबकि माता पिता ने पता लगाया कि लियान के गायब होने के हफ्तों बाद भी उसका क्रेडिट कार्ड कैलिफोर्निया में इस्तेमाल हो रहा था। जनवरी 2003 में पश्चिमी राज्यों की यात्रा से पहले किम्बल की लॉरी मैकलॉयड से कोलोराडो के ब्लैक हॉक के एक कैसीनो में मुलाकात हुई। किम्बल बार्ब के साथ था, जो अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जूझ रही थी, और लॉरी को देखकर अच्छा लगा कि वो बार्ब की बहुत परवाह करता है। उसका व्यवहार और आवाज दोनों कोमल थीं। लॉरी को किम्बल पसंद आया और उसने आखिरकार अपना फोन नंबर दे दिया। जैसा कि उसने जेनिफर के साथ किया था, किम्बल ने अपने बारे में झूठ बोला। उसने दावा किया कि वह एक FBI एजेंट है और एक नकली बैज दिखाया, साथ ही एक लैपटॉप भी जिसमें ब्यूरो की मुहर लगी थी। दोनों ने माता पिता होने के अनुभव से जुड़ाव महसूस किया। किम्बल के बेटे कोडी और जस्टिन थे। लॉरी की बेटी केसी थी। दोनों ने फरवरी में डेटिंग शुरू की। वे कैंपिंग, रेस्टोरेंट्स और नेशनल पार्क ट्रेकिंग पर गए। लॉरी ने बताया कि उनके नए बॉयफ्रेंड ने उनकी 19 साल की बेटी पर खास ध्यान दिया, जिसे घर से भागने की आदत थी और मैथ की लत रही थी। 2003 में केसी अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रही थी। उसने नए दोस्त बनाए, सबवे शॉप में नौकरी की और नशे से दूर हो गई। लॉरी ने याद किया, वह हमेशा केसी के लिए कुछ लाता था, ताकि उसे लगे वह सबका हिस्सा है, बाहरी नहीं। लॉरी ने बाद में बताया कि उसने कभी-कभी किम्बल को अपनी बेटी को अजीब नजरों से देखते हुए देखा था, जैसे वो उसे गौर से देख रहा हो, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, इस भरोसे के साथ कि ये आदमी कानून प्रवर्तन का सदस्य है। जब उसे काम के लिए बाहर जाना पड़ता, लॉरी ने कभी जोर नहीं दिया। वो जानती थी कि वो हमेशा नहीं बता सकता कि वो क्या कर रहा है या कहां जा रहा है। किम्बल के अलास्का से लौटने पर मई 2003 में श्लाफ ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। तब वह जोड़ा साथ था। 20 जून 2003 को उन्हें रिहा किया गया, क्योंकि FBI और जज ने तय किया कि प्राइस को जेनिफर की हत्या कबूलते हुए रिकॉर्ड करने के लिए वायर टैप करना चाहिए। किम्बल ने लॉरी से कहा कि गिरफ्तारी FBI एजेंट की कवर स्टोरी का हिस्सा है, जिससे गिरफ्तारी टल गई। अगस्त 2003 में लॉरी की बेटी केसी गायब हो गई। वो सबवे में शिफ्ट पर नहीं आई। उसका फोन भी वॉइसमेल पर था, जैसा कि उन्होंने लीन एमरी के मामले में किया था। जांचकर्ताओं ने उसकी गुमशुदगी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, ये कहते हुए कि वो एक वयस्क है और अपनी मर्जी से चली गई है। उसके गायब होने पर किम्बल ने लॉरी से कहा था कि वह शिकार यात्रा पर है। कुछ दिन बाद लौटकर उसने उसे आश्वस्त किया कि केसी जल्द ही आ जाएगी। कुछ दिनों बाद किम्बल ने केसी का हार उसके बेडरूम के दरवाजे पर लटका पाया और देखा कि उसकी मेकअप किट गायब थी। फिर भी लॉरी को लग रहा था कि कुछ बहुत गलत है। उसने केसी के बॉयफ्रेंड से पूछा, जिसने बताया कि आखिरी बार उसने केसी को किम्बल के साथ काम पर जाते देखा था, उसी दिन जब वो शिफ्ट पर नहीं पहुंची थी। लॉरी ने सोचा किम्बल उसकी बेटी से मिला और उसकी जगह जानता था। जब उसने किम्बल से पूछा कि बॉयफ्रेंड ने क्या देखा, किम्बल ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ और बॉयफ्रेंड को नशे में बताया। लॉरी ने याद किया कि विरोधाभासी जानकारी से वह बहुत उलझन में थी। किम्बल बाद में कहेगा कि केसी की मौत ओवरडोज से हुई थी, जब उसने उसे मेथ, शराब और ऑक्सीकॉन्टिन दी थी। केसी के लापता होने के तुरंत बाद किम्बल ने सुझाव दिया कि दोनों शादी कर लें।
उसने दावा किया कि इससे उसके लिए अपने FBI संपर्कों का उपयोग करके केसी की तलाश में मदद करना आसान हो जाएगा। लॉरी ने सोचा इससे बेटी लौट सकती है, इसलिए वह मान गई। उन्होंने लास वेगस के ड्राइव थ्रू चैपल में शादी की और फिर क्रेमलिन कोलोराडो में कैंपिंग ट्रिप पर गए। दिसंबर 2003 में लॉरी को बिना बताए किम्बल अलास्का में अपनी धोखाधड़ी की सजा के लिए आखिरकार अदालत में पेश हुआ। किम्बल ने फ्लावर्स और एनिस के केस में मदद की थी, इसलिए श्लाफ को लगा कि वो जेनिफर की हत्या सुलझाने में भी मदद कर सकता है। जज ने किम्बल को $5000 जुर्माना और वेल्स फार्गो बैंक को $8000 से अधिक की भरपाई का आदेश दिया। उसे 3 साल की संघीय प्रोबेशन मिली, जिससे वो अब FBI के लिए पैसे लेकर मुखबिर नहीं बन सकता था। अगर वो चाहे तो अब भी जानकारी दे सकता था। किम्बल अपनी शादी के पहले साल में लॉरी से अक्सर दूर रहता था और उसने देखा कि जब वह घर पर होता था तो उसने अपने बच्चों के प्रति क्रूर व्यवहार करना शुरू कर दिया था। लेकिन जस्टिन, उसका बड़ा बेटा, सबसे ज्यादा बुरा झेलता था। किम्बल उसे सूजी बुलाता था क्योंकि वह जस्टिन की कोमलता को स्त्री सुलभ समझता था। लेकिन लॉरी को आगे की घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। 14 जुलाई 2004 को कोडी दौड़ता हुआ रसोई में आया, चिल्लाया कि जस्टिन को चोट लगी है और लॉरी से कहा, एम्बुलेंस बुलाओ। डिस्पैचर से बात करते हुए किम्बल जस्टिन को अपनी बाहों में लेकर आया, उसे पैसेंजर सीट पर बिठाया और ले गया। इसके बाद कोडी और लॉरी उसकी कार से अस्पताल पहुंचे। वहां जस्टिन को एक गाड़ी पर रखा गया था। वह खून और उल्टी में लथपथ था और उसके शरीर में झटके आ रहे थे। किम्बल ने कहा कि जब वे लड़के बगीचे में खेल रहे थे तभी धातु की जाली जस्टिन पर गिर गई और उसके सिर में चोट आई। अस्पताल जाते समय लड़के ने खिड़की खोलने की कोशिश की ताकि वह उल्टी कर सके, लेकिन उसकी जगह उसने कार का दरवाजा खोल दिया। वह गाड़ी से गिरकर सड़क पर जा गिरा। किम्बल ने कहा, मैं करीब 60 की स्पीड से जा रहा था, बचने का कोई तरीका नहीं था। जस्टिन को 2 हफ्ते मेडिकल कोमा में रखा गया और जागने पर उसने पूछा, पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने दावा किया कि उसके पिता ने ग्रेट को उस पर धक्का दिया था और जब वे अस्पताल जा रहे थे तो उसके पिता ने पैसेंजर डोर खोलकर उसे बाहर धक्का दे दिया था। हालांकि अधिकारियों ने जस्टिन की कहानी की जांच की, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि यह सिर्फ पिता और बेटे की बात है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस उलझन में थीं कि आरोप किस पर लगाएं, क्योंकि ग्रेट की घटना एक क्षेत्राधिकार में थी और वाहन की घटना दूसरे में। आखिर कोई आरोप नहीं लगे, जिसे जस्टिन और कोडी की मां लारिसा ने अफसोस से याद किया। उन्होंने कई बार बच्चों की कस्टडी पाने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपीलें खारिज हो गईं। यहां तक कि जब जस्टिन घायल हो गया था तब भी उन्हें हर दूसरे वीकेंड पर बच्चों को उनके पिता के पास भेजने के लिए मजबूर किया गया। ध्यान देने वाली बात है कि जस्टिन की हत्या की कोशिश के बाद बार्ब, जो बीमा एजेंट थीं और किम्बल की कई पॉलिसी में मदद कर चुकी थीं, ने जस्टिन की जीवन बीमा पॉलिसी का लाभार्थी किम्बल से बदलकर खुद को बना लिया। घटना से कुछ हफ्ते पहले किम्बल ने $50,000 की पॉलिसी के बारे में पूछा था और एक कर्मचारी से कहा था कि उन्हें डर है। किम्बल ने पैसे के लिए जस्टिन को मारने की कोशिश की है। जस्टिन के अस्पताल में भर्ती होते ही किम्बल जीटे के चाचा टेरी अपने 2 कुत्तों के साथ अल्बामा से कोलोराडो आए ताकि लड़कों की जीडीके कर सकें। उन्होंने किम्बल से कहा कि वे निवेश या पार्टनर बनने पर विचार कर रहे हैं। 1 साल पहले किम्बल ने फेथ फार्म्स नाम से नया मीट बिजनेस शुरू किया था। अल्बामा में टेरी की पत्नी उनके समझौते को लेकर चिंतित थीं। टेरी पहले भी अपने भतीजे के साथ बिजनेस करने की कोशिश कर चुके थे, जब वो स्पोकन में एक लकड़ी के बिजनेस पर काम कर रहे थे, जो कि बुरी तरह से खत्म हो गया था। उन्हें डर था कि ये नया प्रयास भी वैसे ही खत्म होगा। कोलोराडो पहुंचने के कुछ ही समय बाद टेरी वहां से चले गए। किम्बल ने लॉरी को बताया कि उन्होंने ओहायो स्टेट लॉटरी जीती है, एक विदेशी डांसर से मिले हैं और अब मेक्सिको जा रहे हैं। लॉरी को यह सच नहीं लगा। उन्हें टेरी बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो जीडी के पाई कि कोई उसे आकर्षक कैसे मान सकता है, चाहे उसके पास पैसे हों। फिर जीडी के वह उससे छुटकारा पाकर खुश थीं और आगे कुछ नहीं सोचा। हालांकि उन्होंने यह जरूर देखा कि घर में कुछ फर्नीचर को इधर-उधर किया गया था। उन्होंने अपने सफेद लेदर सोफे पर एक दाग की ओर इशारा किया और पूछा कि यह क्या है। किम्बल ने कहा, वह कुत्ते की उल्टी है।
पर लॉरी सहमत नहीं थे। किम्बल ने सवाल टालते हुए इशारा किया कि शायद टेरी ने खुद उल्टी की और कुत्तों को दोष दिया। मामला शांत हो गया और दोनों आगे बढ़ गए। लेकिन अलबामा में टेरी की पत्नी कैरेन को हफ्तों से उसकी खबर नहीं मिली। उसने तलाक के लिए अर्जी दी। उम्मीद थी टेरी संपर्क करेगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसने किम्बल परिवार से टेरी का पता पूछा। लॉरी ने अपने पति की बटाई कहानी दोहराई। टेरी के गायब होने के बाद उसके बैंक ने उसकी क्रेडिट कार्ड पर अजीब गतिविधियां नोट की जो उसके भतीजे से जुड़ी थीं। किम्बल ने चाचा का नाम लेकर कोलोराडो की रैंच से $12,000 में 21 मवेशी खरीदे। रैंच को पैसे नहीं मिले तो उन्होंने कृषि विभाग से शिकायत की। टेरी के बैंक ने पाया कि 4 महीने में उसके खाते से $23,000 से ज्यादा के बेकार चेक निकाले गए। इस गतिविधि की रिपोर्ट FBI को दी गई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने कभी इस जानकारी पर कोई कार्रवाई की या नहीं। 2005 में आखिरी बार देखे जाने के 1 साल बाद टेरी ने वर्जिल को ईमेल कर बताया कि वो मेक्सिको में है और शायद ही लौटेगा। इसके बाद परिवार को उसकी कोई खबर नहीं मिली और उसकी पत्नी कैरेन ने भी उसी समय तलाक ले लिया। जनवरी 2006 में लाफाएट के बैंक मैनेजर ने बताया कि किसी ने $83,000 के चेक जाली किए। धोखाधड़ी की जांच में पता चला कि ये चेक किम्बल के मीट बिजनेस के खाते में जमा किए गए। बैंक निगरानी में दिखा कि भारी भरकम बकरी दाढ़ी वाला व्यक्ति जो किम्बल था ने ये जमा किए। चेक एक ऑप्टोमेट्रिस्ट से चुराए गए थे जो अपने ऑफिस में कागज बिना ताले की अलमारी में रखते थे। ये ऑफिस उसी बिल्डिंग में था जहां किम्बल और उनकी मां का बिजनेस भी था। उसी महीने बाद डिटेक्टिव गैरी थैचर लॉरी के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वो अपने अलग रह रहे पति का पता नहीं बता सकी। 2005 के अंत तक उनकी शादी टूटने लगी थी। लॉरी को शक था कि उनके पति का कैलिफोर्निया की एक महिला से अफेयर है, क्योंकि वे अक्सर वहां काम के बहाने जाते थे। जब लॉरी से पूछा गया किम्बल क्या करते हैं, तो उन्होंने थैचर से कहा कि वे FBI एजेंट हैं, उनके पास बैज भी है। लॉरी ने बताया कि उनकी बेटी 2.5 साल पहले लापता हुई थी और उन्हें शक है कि इसमें उनके पति शामिल है, क्योंकि बेटी को आखिरी बार उनके पति ने ही जिंदा देखा था। केसी के बारे में जो कुछ भी उन्होंने जाना और ये कि किम्बल शायद FBI एजेंट बनकर लोगों को धोखा दे रहा था, इससे थैचर की जिज्ञासा और बढ़ गई और वे उस अपराधी की जिंदगी की गहराई में जाने लगे। 8 मार्च को उन्होंने FBI से संपर्क किया और किम्बल के बारे में जानकारी दी। उन्हें श्लाफ से जोड़ा गया, जिन्होंने कहा वो हमारा मुखबिर है। श्लाफ को पता था कि केसी लापता है, लेकिन नहीं मालूम था कि किम्बल शायद आखिरी व्यक्ति था जिसने उसे जिंदा देखा या उसकी गुमशुदगी के वक्त शिकार पर गया था। उन्हें एहसास हुआ कि वो जेनिफर मार्खम की स्थिति पर इतने ज्यादा ध्यान केंद्रित थे कि उन्होंने किम्बल से उसके आसपास हुई अन्य गुमशुदगियों के बारे में जो कुछ भी वो जानता था उसके बारे में सवाल पूछने के बारे में सोचा ही नहीं था। इसी दौरान थैचर ने जस्टिन पर कथित हमले के बारे में जाना। उन्होंने और श्लाफ ने अंदाजा लगाया कि शायद किम्बल सीरियल किलर है। थैचर ने FBI एजेंट जोनाथन ग्रूसिंग के साथ किम्बल के खिलाफ केस बनाना शुरू किया। बाद में उन्होंने ABC न्यूज से कहा कि किसी ने नहीं जाना कि स्कॉट किम्बल कौन था। जब तक हमने उसका आपराधिक इतिहास नहीं देखा और सब कुछ जोड़ा नहीं, हमें समझ नहीं आया कि एजेंसियों को असल में नहीं पता था वे किससे निपट रहे हैं। प्रोबेशन उल्लंघन पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और FBI ने किम्बल का फोन रिवरसाइड, कैलिफोर्निया में ट्रेस किया, जहां वह नई गर्लफ्रेंड के साथ था। 14 मार्च को किम्बल को पकड़ा गया। वह ट्रक में भागा था, लेकिन 3 घंटे बाद आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कार्ल श्लाफ से कॉल पर आत्महत्या की धमकी भी दी थी। किम्बल को मोंटाना ले जाया गया, जहां 2001 में हाफवे हाउस से भागने पर उसे 2 साल की सजा मिली। कुछ महीनों बाद उसे डेनवर लाया गया, जहां उस पर अवैध हथियार रखने का आरोप छोटे भाई ब्रेट की सूचना पर लगा। इस सुनवाई के दौरान किम्बल ने जज से कहा, मैं जो भी मदद मिल सके लेना चाहता हूं, ताकि मैं फिर से इस चक्र में वापस ना आऊं जिसमें मैं फंसा हूं। उसे 10 महीने जेल और 6 महीने हाफवे हाउस में रहने की सजा मिली,
जो वह मोंटाना में सजा पूरी कर काटेगा। थैचर और एफबीआई को सजा की अवधि से आपत्ति नहीं थी। उन्हें बस इतना चाहिए था कि किम्बल कुछ समय के लिए दूर रहे ताकि वे उसके खिलाफ अपना केस तैयार कर सकें। उन्होंने उससे जेनिफर और केसी की गुमशुदगी के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस मामले में प्रगति तब हुई जब लॉरी ने बताया कि उसके पास किम्बल की चीजें हैं। गिरफ्तारी के बाद उसे घर से निकाल दिया गया और सामान डिब्बों में पैक कर दिया गया। पुलिस ने उन चीजों की जांच शुरू की और जल्द ही कई दिलचस्प सुराग मिल गए। केसी की यूनिफॉर्म की टोपी और वॉल्डन सुपरमार्केट की वही दिन की रसीद मिली जब केसी आखिरी बार जिंदा दिखा था, जबकि किम्बल कथित तौर पर शिकार पर था। टेरी के नाम पर ईमेल अकाउंट सेटअप का दस्तावेज, जिसमें वर्जिल को बताया गया कि वो मेक्सिको से नहीं लौटेगा, और लियान एमरी का लैपटॉप के दस्तावेजों को ब्राउज करते समय उन्हें लियान की एक फोटो मिली। उस समय वे ये नहीं जानते थे कि वो कौन है, क्योंकि उन्हें अभी तक लियान का किम्बल से संबंध पता नहीं था। यह तब तक नहीं था जब तक उन्होंने हॉली से बात नहीं की कि उन्हें उसकी गुमशुदगी के बारे में पता चला। इसके अलावा किम्बल का लैपटॉप भी बरामद हुआ। इसमें सैकड़ों महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो थे, जिनमें उन्हें प्रताड़ित, घायल और बंदूक की नोक पर दिखाया गया था। उसने ऐसे हत्यारों की अखबार कतरने संभाली थीं, जो महिलाओं को बांधकर प्रताड़ित करते थे। अप्रैल 2007 में जांचकर्ताओं ने माना कि किम्बल केसी को वॉल्डन के पास रूट नेशनल फॉरेस्ट ले गया था। उन्हें बताया गया कि एक शिकारी ने हाल ही में एक खोपड़ी पाई है। जल्द ही उसकी पहचान केसी की खोपड़ी के रूप में हो गई। अब जांचकर्ताओं को यकीन था कि किम्बल 4 हत्याओं से जुड़ा है। कोलोराडो का कानून आदतन अपराधियों पर सख्त था, इसलिए अभियोजक किम्बल पर सीरियल ठग के रूप में आरोप लगाने को तैयार थे, जिससे उसे 48 साल की जेल हो सकती थी। थैचर और सहयोगियों ने तय किया कि किम्बल को समझौता प्रस्ताव देना सबसे अच्छा है। समझौते के तहत उसे धोखाधड़ी, हत्या स्वीकारनी होगी और जांचकर्ताओं को पीड़ितों के शव दिखाने होंगे। अगर वह ऐसा करता है तो उस पर दूसरी डिग्री की हत्या का एक ही आरोप लगेगा। अगर वह इस प्रस्ताव को ठुकरा देता तो उस पर सभी हत्याओं के लिए अलग अलग आरोप लगाए जाते और संभवतः उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ता। किम्बल ने अंततः इस समझौते को स्वीकार कर लिया। लियान का शव मोआब के बाहर उस घाटी के पास मिला जहां उसे गोली मारी गई थी, जबकि टेरी का शव रॉकी पर्वतों के वेल पास में मिला। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि उसने जेनिफर के अवशेष कहां दफनाए थे, और कई जगहों पर कोशिश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो भूल गया है कि उसने उसका शव कहां रखा था। इसी वजह से अब समझौता रद्द हो गया। फिर भी किम्बल ने चारों हत्याओं का दोष कबूल कर लिया। किम्बल के चचेरे भाई एड कोएट, पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारी, ने सुनवाई के बाद मीडिया से किम्बल का बयान पढ़ा। मुझे अपने अपराधों के लिए सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने अकेले नहीं किया। किम्बल ने लिखा कि वह कार्ल श्लाफ के लिए मुखबिर था। मैंने उसे केवल बेकार जानकारी दी, लेकिन वो मुझे अपराध की उस अंडरवर्ल्ड में ले गया जो रोमांचक और दिलचस्प थी, लेकिन बाद में बहुत खतरनाक और जानलेवा साबित हुई। किम्बल को लगता था कि वह बुरी तरह फंस गया है और एफबीआई, खासकर कार्ल श्लाफ, ने उसकी मदद नहीं की। उसका दावा था कि उसके सभी शिकार किसी आपराधिक साजिश में शामिल थे, जिसमें एंगलवुड जेल में ड्रग्स लाना भी था। हालांकि 2021 में किम्बल ने एटा वेस्ट से बात करते हुए अपनी कहानी 2 बार बदली। उसने कहा कि लियान, जेनिफर और केसी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे या उसकी धोखाधड़ी एफबीआई को बताने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए उसने उन्हें मार दिया। बाद में उसने कहा कि तीनों महिलाओं को उसने एक बाइकर गैंग के लिए मारा था और टेरी को इसलिए मारा क्योंकि वह बाल यौन शोषक था। इन दावों की पुष्टि के लिए कभी भी कोई पुष्टिकरण साक्ष्य नहीं मिला है। किम्बल की सजा के बाद एफबीआई ने एक आंतरिक जांच शुरू की ताकि ये पता लगाया जा सके कि किम्बल को एक मुखबिर के रूप में नियुक्त करने और बनाए रखने की पूरी गलती के लिए कौन जिम्मेदार था, खासकर जब उस समय उस पर कई हिंसक अपराधों का आरोप लगाया गया था। श्लाफ के किम्बल को संभालने के तरीके की आलोचना हुई, क्योंकि वह आरोपों का पता लगाने या उसकी सेक्स वर्कर्स और बलात्कार पोर्नोग्राफी में रुचि उजागर नहीं कर पाए। श्लाफ ने कहा कि संभावित मुखबिरों की पृष्ठभूमि जांच आमतौर पर इन क्षेत्रों तक नहीं होती। आंतरिक जांच में कार्य क्षमता खराब पाई गई, इसलिए उन्हें 3 हफ्ते ड्यूटी से निलंबित किया गया। जांच में कहा गया कि जब सिएटल एजेंट्स ने किम्बल की विश्वसनीयता पर शक किया
तो श्लाफ को उसे मुखबिर के रूप में हटाना चाहिए था। अपील पर सजा 1 हफ्ते कम कर दी गई, लेकिन अंततः श्लाफ ने 2013 में FBI छोड़ दी, क्योंकि अभियोजकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं चाहा कि वे आपराधिक मामलों पर काम करें। स्टीव एनिस ने जांचकर्ताओं से कहा कि उन्होंने कभी किसी को मारने के लिए नहीं कहा। इसी तरह अलास्का के कैदी अर्नोल्ड फ्लावर्स, जिन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या के आदेश दिए थे, के बारे में पता चला कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर गवाह गवाही देने का फैसला नहीं करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें सिर्फ गवाहों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया, क्योंकि उनकी टिप्पणी को हत्या के प्रयास के आरोप के लिए बहुत अस्पष्ट माना गया। जहां तक किम्बल की बात है, 2008 में लॉरी मैक्लॉयड ने उनकी शादी को रद्द करवा दिया था। इसके बाद उन्होंने एक और कैदी से शादी कर ली, जो कि 20 के दशक की एक महिला थी और कंसास में बाल शोषण के आरोप में सजा काट रही थी। दोनों की कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है। इसी बीच 2010 में आखिरकार उनकी अभिभावक अधिकार छीन ली गईं। जस्टिन की बाईं आंख में देखने की दिक्कत रह गई। बाकी वो उस घटना से ठीक हो गया जब उसके पिता ने कथित तौर पर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। हाई स्कूल में उसने सिर की चोट से बचने के लिए खेलों में हिस्सा नहीं लिया। उसकी मां लरिसा ने मीडिया से कहा, आज उसे देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि 2004 की घटना ने उन्हें झटका दिया, क्योंकि किम्बल कभी बच्चों के प्रति हिंसक नहीं थे। जस्टिन ने इसे सालों समझने की कोशिश की। लारिसा ने कहा, यह उनके पिता की पैसों की लालच का हिस्सा था। किम्बल ने कथित तौर पर इस बात से इनकार किया कि उन्होंने जस्टिन को मारने की कोशिश की थी और कहा, अगर मुझे किसी बात का अफसोस है तो वो ये है कि मैंने अपने बच्चों को निराश किया। जस्टिन अब भी वयस्क होने पर पिता के अपराधों से जूझते हैं। 2020 में उन्होंने कहा वो अक्षम्य है और वहीं होना चाहिए। हालांकि उन पर अब तक केवल 4 हत्याओं का ही आरोप लगाया गया है, लेकिन जांचकर्ताओं का मानना है कि ये संभव है कि किम्बल और भी कई मामलों में शामिल रहे हों। बोल्डर काउंटी के डीए स्टैन गार्नेट ने कहा कि किम्बल ने दूसरों से डींग मारी कि उसने दर्जनों लोगों की हत्या की है। कई पीड़ित कमजोर थे और पुलिस ने उनके मामले ठीक से नहीं जांचे, इसलिए संदेह है कि उन्होंने और लोगों को भी इसी तरह निशाना बनाया और वे मामले अनदेखे रह गए। जांचकर्ताओं को शक है कि किम्बल को पहले भी हत्या का अनुभव था, क्योंकि उसकी हत्याएं करीब-करीब एक ही समय में हुईं और उससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं बदली। 2017 में किम्बल ने जेल से भागने की कोशिश की थी। उसने एक कैदी के साथ जेल से भागने और बाहर 2 लोगों की हत्या की योजना बनाई, लेकिन एक पूर्व सेलमेट ने FBI को बता दिया, जिससे योजना नाकाम हो गई। हत्या के लिए उकसाने का आरोप हटा। 2020 में किम्बल ने जेल से भागने की कोशिश कबूल की और उसकी सजा में 4 साल और जुड़ गए। किम्बल उम्र 57, कोलोराडो की अधिकतम सुरक्षा वाली यूनाइटेड स्टेट्स पेनिटेंशियरी फ्लोरेंस हाई जेल में सजा काट रहा है। उसे दूसरी डिग्री की हत्या के 4 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 70 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और वो 2054 तक पैरोल के लिए पात्र नहीं होगा। तब तक उसकी उम्र 80 के पार हो जाएगी। किम्बल की हत्याओं की असली वजहें अब भी अज्ञात हैं। वो अपराध स्थल पर वापस नहीं गया, ट्रॉफी भी नहीं रखी और हत्याएं अक्सर अचानक व बिना योजना की लगती थीं। अगर कुछ था भी तो शायद उसे पैसों ने प्रेरित किया था, क्योंकि हमें पता है कि उसने टेरी का क्रेडिट कार्ड और नाम अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदने में इस्तेमाल किया और लियान की मौत के बाद उसका क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल किया। केसी और जेनिफर के पास अपने नाम पर ज्यादा संपत्ति या धन नहीं था। किम्बल की मां बार्ब ने जांचकर्ताओं से कहा कि उनका बेटा अपनी हर परेशानी का कारण बचपन में हुए शोषण को मानता है। केसी के पिता रॉब मैक्लॉयड ने कहा कि जब उन्हें किम्बल के बचपन के शोषण का पता चला तो उन्हें सहानुभूति हुई, पर इससे उसके अपराध माफ नहीं होते। ये कुछ हद तक समझा सकता है, पर माफ नहीं करता। पीड़ित को अन्य पीड़ितों से सहानुभूति रखनी चाहिए। लीन एमरी के पिता हावर्ड ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, बहुत से लोग भयानक चीजों से गुजरे हैं, लेकिन वे बाहर जाकर लोगों की हत्या नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी और कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। सभी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं,